हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को जो विज्ञान है हमारा क्लास 10th जो विज्ञान है साइंस, उसका जो नेक्स्ट अभिक्रिया जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, मैं आप लोगों को उसका जो डेफिनेशन है आज आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसके अंतर्गत क्या किया जाते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ हमारा जो टॉपिक हो है हमारा क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आइए देखें इसके अंतर्गत क्या है। पहले सर्वप्रथम तो देखिए इसमें क्या कहा है कि आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में आबिले है। इस आबिले पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। यानी देखिए अवक्षेप, इसमें देखिए इसका डिफिनेशन दिया गया। अवक्षेप जो होता है ऐसा पदार्थ जो जल में ना घुले, आबिले हो, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप। क्या कहते हैं उसे स्टूडेंट? अवक्षेप कहते हैं। देखिए क्या अवक्षेप कहते हैं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें एक अभिक्रिया और आ गया कि हमारा जो है ये अवक्षेपण अभिक्रिया, ये भी आ गया। यानी जो अवक्षेप जिसमें निर्माण होता है जिस अभिक्रिया में, वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब देखिए इसका जो फार्मूला है, ये Na2SO4 ये एक्वस है, प्लस BaCl2 एक्वस है, फिर BaSO4, फिर 2 मतलब वो संतुलित कर दिया है, ये NaCl है। अच्छा, फिर देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। Ba2+ चार्ज है, SO4 2- चार्ज अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि बताऊंगा। देखिए आगे इसमें कि वह अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनके बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल है, आप लोग इसे लिख लेना, राइट कर लेना, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है, अगेन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, अब देखिए इसके अंतर्गत और है उपचयन और अपचयन। अब देखिए ये क्या है। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड शिकंड क्या दिया है? काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना। अब देखिए Cu+O2 तापन, ये उत्प्रेरक है। CuO, यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। आप लोग ने रीड कर लिया ये। अब फिर देखिए कि Cu+H2 गिव्स आउट, तापन यानी ऊर्जा उष्मा दे रहा है Cu+H2O। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। क्या? अब यहाँ देखिए यही है मेन पॉइंट, क्या कि अभिक्रिया के समय जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उपचयन होता है, तथा जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ का ह्रास होता है यानी कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं, यानी अपचयन हुआ है। अपचयन उपचयन समझ में आया? मैं आप लोगों को डीपली पूरा एक एक जो कॉन्सेप्ट है मैं बेसिक समझाऊंगा। तो चलिए और देखते हैं कि आखिर क्या है इसके अंतर्गत क्या दिया है। अब देखिए यहाँ अपचयन और उपचयन का देखिए पूरा यहाँ जो हमारा इसका वो एग्जाम्पल है दे दिया है। अच्छा देखिए, अभिक्रिया 1.29 में कॉपर सेकंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक की अपचयित दूसरे अभिकारक के उपचयित होगा तो इन अभिक्रिया को अपचयन या उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया।
रेडाक्स का अभिक्रिया का फार्मूला देखिए, जो रेडाक्स अभिक्रिया है ZnO प्लस सी गिव्स आउट Zn प्लस CO, यानी जिंक, और ये क्या होगा कोबाल्ट। फिर EmNO2 प्लस HCl, तो EmNCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब अभिक्रिया 1.31 में कार्बन अपचयित होकर CO तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनाता है। अभिक्रिया 1.32 में HCl Cl2 में अपचयित तथा MnCl2 में अपचयित हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन होता है तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो अपचयन जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अब देखिए, अब आप लोगों को ये सब अभिक्रिया समझ में आया। अब देखिए क्या आप दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखा। अब देखिए अपचयन अभिक्रिया का प्रभाव जो है, देखिए संक्षारण क्या है, संक्षारण क्या है, इसका परिभाषा है, जो इसका परिभाषा क्या है। तो संक्षारण देखिए क्या है, आपने अवश्य देखा हो कि लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया के लोहे जंग लगना कहते हैं। ये संक्षारण। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है। इन प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि इन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे की संक्षारण एक गंभीर समस्या। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। यानी संक्षारण इसमें थोड़ा कुछ बताया। अध्याय 3 में आप लोगों को जो धातु अधातु इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर देखिए वित्रिगंधिता क्या है। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। उपचयित होने पर तेल या वसा की वित्रिगंधिता हो जाती है, उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में किस ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का अपचयन ना हो। अब देखिए ये जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर, ये यहाँ हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है। मैंने ये इधर थ्योरी नहीं पढ़ा हूँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट था मैं उसे बता दिया हूँ। अब देखिए जो थ्योरी है आपका, क्या है आपका जो थ्योरी है, इसमें मैंने आप लोगों को जो इसका मेन डिफिनेशन मैंने वो सब लिखवा दिया है। अब देखिए इसमें थ्योरी है, पाठ्यगत प्रश्न जो है, इसमें पाठ्यगत प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये कह रहा है। तो ये पाठ्यगत प्रश्न है। हमें ऐसा है कि आप लोगों को जो इस वीडियो जो पूरा बताया हूँ ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो थ्योरी है ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है लिखकर। अब मैं आप लोगों को इसका जो पाठ्यगत प्रश्न है मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, केवल पाठ्यगत प्रश्न का। उसके बाद आपका जो देखिए पाठ्यगत प्रश्न इसमें कितना है, 3 इसमें है इधर, और बता दे रहा हूँ 2 इधर है, यहाँ देखिए 2 इधर है, इसके बाद 3 इधर है, यानी 3 2 5 3 8 है, इसमें 8 है। तो 8 का जो पूरा इसका मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद अलग से वीडियो में जो इसका थ्योरी का है, ये थ्योरी जो पूरा है इसका मैं बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगेन फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।